हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जनपद और महाजनपद डेवलप हुए थे और कैसे मगध एम्पायर सबसे बेस्ट महाजनपद निकलकर सामने आया। उसके पीछे के क्या रीजंस थे, क्या फैक्टर्स अवेलेबल थे, जोग्राफिकल रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस एंड इकोनॉमिकल रीजंस एंड सो ऑन। अब हमें करना है कि भाई जो डायनेस्टीज थी ड्यूरिंग मगध एम्पायर, जिसमें हमने पहले बात करी थी हरियंका डायनेस्टी की, उसके बाद डायनेस्टी आई थी आपकी शिशुनाग डायनेस्टी एंड देन अल्टीमेटली नंद डायनेस्टी। और उसके जो लास्ट रूलर थे धनानंद, उनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य रिसेंटली बिकेम न्यू एम्परर। तो इसीलिए अब हमें करना है द मौर्यन एम्पायर, द माइटी मौर्याज। जितना एरिया मगध एम्पायर के टाइम पर पूरा अक्वायर किया हुआ था, उससे कहीं डबल एरिया जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अक्वायर किया था। तभी इन्हें हम कहते हैं द माइटी मौर्यस। ठीक है, तो जो मौर्य साम्राज्य है काफी दूर दूर तक फैला हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले एरियाज आते थे। बट हाँ, सदर्न किंगडम अभी भी इनके आउट ऑफ कंट्रोल थे, मतलब ये जो नीचे ये पूरे तमिलनाडु और केरल वाला एरिया था। बट उड़ीसा तक भी जो है इन्होंने काफी बड़ा अपना साम्राज्य फैला दिया था। ठीक है, तो अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं अभी, तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि भाई ये कैसे राजा बने। इनके राजा बनने के पीछे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो थे कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो उनकी जो प्रॉपर एक पूरी स्ट्रैटेजी थी, उन स्ट्रैटेजीज को अपनाते हुए ही चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो बढ़िया एक तरीके से एम्परर बनकर सामने आए। उन्होंने धनानंद को हराया था। कहानी इसमें लिखी हुई है थोड़ी बहुत कि जैसे धनानंद के कोर्ट में ये गए थे चाणक्य, उन्होंने कहा था कि जिस हिसाब से आप रूल कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका जो रूल है वो खत्म हो जाएगा। तो ये बात उनको पसंद नहीं आई थी धनानंद को, तो इसलिए उनको कोर्ट से बाहर निकाल दिया गया था। तो उस टाइम पर चाणक्य ने ये बोला था कि भाई कुछ भी हो जाए, कम से कम इस डायनेस्टी का जो अंत है वो तो मैं देखूंगा। और तभी इस पूरे अंत को देखने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया गया और अल्टीमेटली जो पूरा मॉडर्न एम्पायर है उसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो हल्का सा इसके पीछे हमें ये जो स्ट्रैटेजीज है वो जाननी है, क्योंकि कौटिल्य और चाणक्य के द्वारा लिखी गई जो ये अर्थशास्त्र है, जो एक पूरी प्रॉपर बुक है कि गवर्नेंस कैसे होनी चाहिए, टेरिटरीज कैसे एक्वायर करनी चाहिए, राजा का क्या धर्म है, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है। तो अर्थशास्त्र जो है वो सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है मौर्यन एम्पायर के टाइम का। अब हाँ, क्योंकि वो जो पूरी की पूरी अर्थशास्त्र है वो कहीं ना कहीं बिखरी हुई है, हमें पूरी अवेलेबल नहीं है वो सारी बुक, तो थोड़ी बहुत जो बातें हमें पता है बस हम वही जो है डिस्कस करते हैं। आपको बहुत जगह सुना होगा आपने, चाणक्य ने ये कहा था, कौटिल्य ने ये कहा था। तो चाणक्य भी खुद सोचते हैं कि यार ये मैंने कब कह दिया, मैंने तो कहा ही नहीं ये सब। तो हम लोगों ने ना जो भी हमें बात राजनीति के अकॉर्डिंग अच्छी लगी, हमने नीचे चाणक्य लिख दिया। तो हमें क्योंकि पूरी अर्थशास्त्र की जो बुक है वो मिली ही नहीं है, क्योंकि वो उसके जो रिमेन्स थे वो कहीं ना कहीं गायब हो चुके थे, फट चुके थे, कहीं डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो इसीलिए थोड़ा सा बस उसको हम ध्यान रखेंगे। तो इसमें शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि जब हमने अलेक्जेंडर की बात भी की थी ना, अलेक्जेंडर 326 बीसी के आसपास जो है हर जगह अटैक कर रहे थे, 324 बीसी में इंडिया में भी आए थे, और 321 बीसी में ही जो है वो इंडिया से चले भी गए थे। क्योंकि उनको पता था इस साइड जो धनानंद पूरे बैठे हुए हैं, नंद डायनेस्टी जो है उनके पास 6,000 लोगों की आर्मी है। 6,000 लोग भी हैं, उसमें एलिफेंट्स भी हैं। तो अगर आप उन आर्मी से लड़ना चाहते हैं तो आपके जो सोल्जर्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। और आप उनको कब से उठाकर घूम रहे हो, कब से हम वॉर्स लड़ रहे हैं, तो वो सब थक चुके थे, थर्स्ट, हंगर, होम सिकनेस, ये सब से वो जूझ रहे थे। दैट इज वाई दे डिनाइड कि भाई हम आगे नहीं जाएंगे, हम दोबारा अपने वापस घर जाएंगे। और घर जाते हुए भी काफी सारे जो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ हो गई थी, है ना। और इसीलिए अलेक्जेंडर जब वहां पर पहुंचे थे ग्रीक वाले एरिया में, उस पूरे पर्शियन एम्पायर वाले एरिया में, तो उनको मतलब काफी लोगों ने मतलब खरी खोटी सुनाई, काफी ज्यादा उनकी पॉलिसीज की नकारात्मक जो सोच है वो दिखाई। तो कहीं ना कहीं वो उस वजह से बीमार पड़े और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई थी जस्ट इन द एज ऑफ 32 ईयर्स। सो दैट्स हाउ दी स्टोरी गोज। तो इसके अलावा इसमें कौटिल्य का जिक्र है, जिन्होंने अपनी नॉलेज किस किस चीज चीज की थी, उन्हें पूरी चीज की नॉलेज थी, पूरी राजनीति, अर्थनीति, सब कुछ उनको आइडिया था कि कैसे पूरा राज्य जो है वो चलता है। राज्य को चलने के लिए जोग्राफिकल लोकेशन भी बेस्ट होती है, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है, उसके लिए इकोनॉमिक पावर भी बनना पड़ता है, और उसके लिए अपने प्रजा को, अपनी सब्जेक्ट्स को खुश भी रखना पड़ता है। So you have to work only towards the welfare of people, welfare of king after the welfare of people. Okay, so that's how his knowledge was useful in the beginning of Mauryan Empire.
ओके, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। स्टोरी ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य भी है इसमें। अब जो कौटिल्य थे वो आम आदमी नहीं थे, ही वॉज अ टीचर इन तक्षशिला यूनिवर्सिटी। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ना, यूपीएससी में कौटिल्य के बारे में 4 स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें से एक ये भी है दैट ही वॉज टीचर एट नालंदा यूनिवर्सिटी। तो वो गुप्त एम्पायर के टाइम पे, तो वो तो बहुत ज्यादा मतलब अब आगे आएगा, बट ये काफी ज्यादा पहले ही प्रेजेंट थे, बस ये पता हो हमें। इसके अलावा जो नंद एम्पायर था, देखो नंद एम्पायर का ये सारा एरिया जो येलो येलो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये सारा नंद एम्पायर का एरिया है। देखो नंदा डायनेस्टी कह लो, नंद कह लो, वो मर्जी है हमारी, क्योंकि इंग्लिश में ना हम एक्स्ट्रा ए लगा देते हैं, सो दैट जो नाम है वो राम का रामा हमने कर दिया, अशोक का अशोका कर दिया, है ना, तो इसलिए कई बार जो है नंद डायनेस्टी है बेसिकली वो। ओके, तो कैपिटल भी लिखी हुई है यहाँ पर, वैशाली इज बेसिकली द सॉरी पाटलिपुत्र इज द कैपिटल, है ना। तो नंद डायनेस्टी है पूरी की पूरी प्रॉपर यहाँ पर हमारी, ये ध्यान रखना है हमें। इसके अलावा जो आपका फिर ये मौर्यन एम्पायर था, देखो कितना बड़ा एरिया है ये वाला, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कांधार वाला एरिया, अफगानिस्तान वाले एरिया से लेके पूरा ये अंग महाजनपद जिसकी कैपिटल चंपा हुआ करती थी, ये स्वर्णगिरी, अमरावती, ये सारे जितने भी एरियाज हैं दे केम अंडर द मौर्यन एम्पायर। पेपर में स्टेटमेंट आएगी दैट होल इंडिया वाज अंडर द मौर्यन एम्पायर, देन स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट्स स्टिल केरल प्लस तमिलनाडु जो है वो अभी भी प्रेजेंट है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर। ओके, तो इसीलिए थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी है हम लोगों को। अब देखो मेन कैपिटल इसकी पाटलिपुत्र है। स्टार्टिंग में जो मगध एम्पायर था उसकी कैपिटल थी राजगीर, राजगृह जिसको भी हम कह सकते हैं, लेकिन जो मौर्यन एम्पायर है उसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, यहाँ पर जो मॉडर्न डे पटना वाला एरिया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बढ़िया रीजनल रीजनल कैपिटल्स भी हैं इसके छोटे छोटे जो ये दी हुई हैं आपकी, जैसे उज्जैनी है एक रीजनल कैपिटल थी आपकी, ये तक्षशिला एक रीजनल कैपिटल थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तोसाली जो है आपकी रीजनल कैपिटल थी इस साइड, तो स्वर्णगिरी ये रीजनल कैपिटल है। तो ये 4 रीजनल कैपिटल्स थी इनकी, और जो एक मेन कैपिटल है दैट वाज पाटलिपुत्र। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है दैट दीज सिटीज वर बेसिकली द ट्रेड सेंटर्स और द कैपिटल सिटीज ऑफ मौर्यन एम्पायर, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज एरियाज। मैप 2-3 बार देखते हैं तो चीजें याद हो जाती हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें ये सारा राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं वो हमें देखना है। ठीक है, धनानंद जो थे नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर, उनको हरा दिया गया है और पाटलिपुत्र कैपिटल बना दिया गया है, और अपना जो एम्पायर है वो यहाँ पे पूरा इस्टेब्लिश कर दिया गया है। और जो अलेक्जेंडर ने अपने पीछे जो सत्राप्स छोड़े थे ना, जो अब क्योंकि पूरा रीजन जो हम लोगों ने एक्वायर कर लिया और आपने यहाँ पर रूल करना है, मतलब कि आप वहां से डी फैक्टो रूल करते चले जाएंगे और आप जो है एक रीजनल हेड के तौर पर अपॉइंट कर दिए, जैसे हम सत्राप्स कहते थे। जितने भी इनके द्वारा छोड़े गए सत्राप्स थे उन सबको डिफीट किया गया बाय चंद्रगुप्त मौर्य, और धीरे धीरे पूरा जो एरिया है वो मौर्यन एम्पायर के अंडर मिला लिया गया था। सो अराउंड 321 बीसीई और 319 बीसीई, है ना, तो धीरे धीरे करके ऐसे आगे हम जब चले जा रहे हैं तब जो मौर्यन एम्पायर है उसका काफी बड़ा एक जो रोल है वो अपने को देखने को मिलेगा। ओके, एक तो ये चीज, इसके अलावा इसका एम्पायर पूरा नॉर्थ वेस्ट से लेकर डेक्कन प्लेट्यू तक था, नॉर्दर्न प्लेन्स तक था, बस थोड़ा सा बीच में जो एरिया है साउथ वाला वो इनके काबू में नहीं था, बाकी सब इनके एरिया अंडर आते थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ग्रीक्स को भी हराया था, इन सब सारे सत्राप्स को हराया। इसके अलावा जो है इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी रखे गए थे, ऐसा नहीं कि भी हरा दिए हैं तो बिल्कुल गुलाम बना लिए हैं, बट द रिलेशनशिप वर डिप्लोमेटिक इन नेचर। और इनका जो ग्रीक हिस्टोरियन या डिप्लोमेट था वो तो इनके कोर्ट में भी रहता था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जिसने अपने पूरे लाइफ टाइम में इस पूरे मॉडर्न एम्पायर का दौरा किया और एक बुक लिखी इंडिका, और उस बुक में सबसे ज्यादा डिटेल्स जो हैं मॉडर्न एम्पायर की, सोसाइटी की, पॉलिटी की, इन सब की आपको बहुत डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दिस बुक इज काइंड ऑफ अ नॉवल, और जो सारी बातें बताती मॉडर्न एम्पायर के टाइम के हिसाब से कि कितने बढ़िया पैलेसेस थे, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, कितने जो है यूनिवर्सिटीज थी, लोग कितने खुश थे, वो सारे जिक्र जो है यहाँ पर आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो अब ना हमें इसमें एनसीईआरटी में एक चैप्टर भी दिया हुआ है, जैसे एक चैप्टर तो नहीं बल्कि एक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है कि कौटिल्यस कॉन्सेप्ट ऑफ अ किंगडम। कौटिल्य किस एरिया को किंगडम मानता है, मतलब कंट्री अलग है, किंगडम अलग है, एम्पायर अलग है, तो किंगडम की क्या भाषा है। इनकी जो बुक है अर्थशास्त्र, जिसका मतलब इट इज बेसिकली द साइंस ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स,
इसने काफी सारे एरिया जैसे डिफेंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जस्टिस, अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर, पीपल वेलफेयर, इन सब के बारे में चीजें लिखी हैं। क्योंकि लोगों का वेलफेयर ना सिंपल सिर्फ रोटी पानी से नहीं होता, उनका वेलफेयर जो है आर्ट एंड क्राफ्ट से भी होता है, एंटरटेनमेंट से भी होता है। बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, बढ़िया जो है साफ सफाई होनी चाहिए, और लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। तो इन सब के बारे में सब कुछ ध्यान रखा गया था बाय कौटिल्य। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, सप्तांग थ्योरी। सप्तांग बेसिकली द 7 लिम्स ऑफ अ किंगडम, कि ये अगर 7 लोग बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं एज एन इंस्टीट्यूशन, तो हमारा जो राज्य है वो सबसे बेस्ट सुखद राज्य है। सबसे पहला आता है इसमें किंग, जिसको स्वामी कहा जाता था। दैट फर्स्ट जो है किंगडम का जो राजा है वो ही डिसाइड करता है किंगडम का एम्पायर जो है, किंगडम का जो एरिया है सॉरी, वो एक्सपैंड करेगा, वो एम्पायर खत्म ही हो जाएगा। तो किंग इज बेसिकली द अल्टीमेट अथॉरिटी। सेकेंड इज जनपद। जनपद वो है द टेरिटरी ऑफ स्टेट अलोंग विद पॉपुलेशन इनहेबिटिंग इट। वो एरिया और जो लोग उसमें रहते हैं वो सारे के सारे जो हैं खुश होने चाहिए, और अपने हिसाब से पूरा जो 100% है वो देना चाहिए उन्हें, कि साफ सफाई रखें, एडमिनिस्ट्रेशन रखें, जस्टिस को जो है उसको प्रोवाइड करते रहें, क्राइम्स कम से कम हो। तो ये दूसरा अंग है। थर्ड है हमारा कोश। कोश इज बेसिकली अगर आपके राज्य में धन धान्य बहुत ही ज्यादा है तो आप खुश रहेंगे, आपका एरिया और ज्यादा एक्सपैंड करेगा। इसके अलावा फिर आता है मित्र, कि आपके अलाइज कौन कौन से हैं, कि आप किन पे विश्वास कर सकते हैं, किन पे विश्वास नहीं कर सकते। जितने ज्यादा अलाइज होते हैं उतना ज्यादा किंगडम जो है वो और ज्यादा एक्सपैंड करता है। इसके अलावा दंड, कि भाई अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है, आपने प्यार से समझाया है, तो लॉ एंड ऑर्डर को मानना इज नॉट बाय चॉइस, इट इज बाय रूल, इट इज बाय कंपल्शन। तो वो जो है आपको दंड जो है मिलेगा अगर आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे, तभी रूल मेंटेन रहता है। इसके बाद आता है दुर्ग। दुर्ग इज द फोर्टिफाइड टाउन्स एंड सिटीज। जितने भी एरियाज हैं वो सिक्योर अगर आपने रखने हैं, सेफ अगर आपने रखने हैं, देन यू हैव टू फोर्टिफाई देम। सो दुर्ग बनाने बहुत जरूरी। दुर्ग का बेसिकली मतलब होता है किला, फोर्ट। इसके अलावा अमात्य, कि भाई रूल अगर अच्छे से करना है किंग ने, तो फिर जो उसके मिनिस्टर्स हैं उनका रोल भी काफी ज्यादा रहेगा इसमें, एंड अदर हाई ऑफिशियल्स, तो उनसे डिस्कशंस करके ही अगर आप डिसीजंस ले रहे हैं तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द किंग एंड बेनिफिशियल फॉर द रूल ऑफ द किंग, एंड इट विल अल्टीमेटली डू वेलफेयर टू द पीपल। ओके, तो ये सारी चीजें हैं आपकी, ये हमें ध्यान रखना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगडम बाय कौटिल्य। सप्तांग आपने ध्यान रखना है, और ये सप्तांग जो है वो अगर इकट्ठे हो जाए, इट मस्ट क्रिएट अ सेटल्ड, वेल प्रोटेक्टेड एंड प्रॉस्परस किंगडम to be maintained through warfare and through alliances for peace as the case may be। अलायंसेस बना लो, या फिर जो है लड़ाई लड़ लो, या फिर जो है मतलब कुछ भी दोनों में से एक ऑप्शन ले लो, तभी जो आपका किंगडम है वो सेटल्ड बनेगा और प्रॉस्परस बनेगा नेचर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है अपने को ध्यान रखनी है। इट इज रिटन इन एनसीईआरटीज सो दैट इज व्हाई द क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट एज वेल। चलिए, इसके अलावा इसमें सारी डिटेल्स भी, he also detailed many laws to deal with corruption and specified punishments for any activity that went against the well-being of people। कि अगर चाहे आप हायर ऑफिशियल्स हैं, फिर भी अगर आप करप्शन करते हैं या फिर आप लोगों का भला नहीं सोचते हैं, तो फिर जो है आपको हम मतलब पनिशमेंट देंगे। ये क्रिमिनल एक्टिविटी है बेसिकली अगर आप करप्शन करते हैं तो। सो दैट्स ऑल द थिंग। इसके अलावा कौटिल्य कहते हैं जो किंग है, इट शैल इंक्रीज हिज पावर बाय promoting the welfare of this people, and for this power comes from the countryside which is source of all economic activity। जितना भी आपका पूरे एरिया में प्रॉस्परस किंगडम बना है वो सिर्फ आपके लोगों की वजह से बना है, क्योंकि लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफरेंट जो आर्टिसंस हैं वो डिफरेंट स्किल वाले जो ऑक्यूपेशन है उसमें ऑक्यूपाइड हैं, और जो है इसीलिए वो सरकार को टैक्स भी दे पाते हैं, किंग को टैक्स दे पाते हैं, एंड दैट इज वाई किंग के पास पैसा है और जो उसको आर्मी मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, और वॉरफेयर हो सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो ये सारी बातें जो है वो बहुत जरूरी है ध्यान रखनी। कौटिल्य ये कहते हैं तभी जो है बढ़िया राज्य हमारा बनता है। So that's how the Kautilya and the Jodi of Chandragupta Maurya is very much famous, कि ये गुरु हैं और वो चेले हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे, अब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश तो कर दिया, इसके बाद आते हैं बिंदुसार।
तो बिंदुसार वॉज बेसिकली अ रूलर, गुड रूलर, बट जो एक महारत हासिल अशोका के टाइम पर करी थी मौर्यन एम्पायर ने, वो कभी नहीं करी। सो द टाइम पीरियड फॉर अशोक इज 268 BCE टू 232 BCE। इस दौरान जो है पूरा रूल होता है बाय अशोक, जो चंद्रगुप्त के ग्रैंडसन थे ऑब्वियसली। तो इनको बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस अचीवमेंट्स हासिल हुई। तो इनके टाइम पर जो मॉडर्न एम्पायर था वो मतलब मल्टीपल लेवल्स पर मतलब प्रॉस्पर हो रहा था। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई स्टार्टिंग में पता था कि जो अशोक वॉज बहुत वेरी वेरी एम्बिशियस, और काफी ज्यादा जो एरिया है इंडिया वाला, मतलब मॉडर्न एम्पायर वाला, वो काफी और एक्सपैंड किया गया। वो पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आगे और एरियाज में गया। बांग्लादेश वाला जो एरिया है वो हम लोगों ने एक्वायर कर लिया। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ईस्ट में, उसको भी हमने एक्वायर किया, है ना। बट थोड़े बहुत अगेन एक्सेप्ट फॉर सदर्न मोस्ट रीजन, ये भी सदर्न मोस्ट रीजन को जो है नहीं ज्यादा कैप्चर कर पाए थे। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड ऑल्सो द प्रेजेंट डे पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान। ये सारे एरियाज हैं। मतलब स्टार्टिंग में एरिया थोड़ा सा कम था, लेकिन धीरे धीरे जो है और एरिया हम लोगों ने बढ़ा लिया था। सो दैट वाज द मौर्यन एम्पायर। तो ये जो है ना पूरा का पूरा दो मतलब पीक है मौर्यन एम्पायर का, तो वो अशोक के टाइम पर ही था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है तो इस टाइमलाइन को हम लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए, इसके अलावा अच्छा, इसमें एक सबसे बेस्ट जो बात है वो है कलिंग का युद्ध या कलिंग वॉर। जो कलिंग जगह है वो मॉडर्न डे उड़ीसा में पड़ती है, जहां पर एक एडिक्ट मिला है, मतलब एडिक्ट्स हैं काफी सारे, जिसमें ये लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे बहुत ही तगड़ा वॉर चला था बिटवीन मॉडर्न एम्पायर एंड यहाँ की डायनेस्टीज। तो इसमें ना बहुत ज्यादा लोगों की जाने गई थी। इन सारी चीजों को देखकर जो अशोक है उनका मन बदल गया था, एंड दैट इज वाई ही left the path of violence and he adopted धम्म, he adopted बुद्धिज्म, कि भाई अब जो है नॉन वायलेंस ही किया जाएगा और मैक्सिमम जो है वो लोगों का वेलफेयर ही होगा, चाहे टेरिटरी बढ़ानी पड़े लेकिन उसके लिए वायलेंस नहीं होगा। सो लोगों की जाने नहीं जाएंगी। तो उन्होंने कहा था दैट गिव अप द वायलेंस to the greatest extent possible and adopt the path of peace and non-violence that Buddha taught। सो जो कलिंग का वॉर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा ये इस वजह से ही जो है बुद्धिज्म इतना प्रमोट हो पाया ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर, क्योंकि अशोक ने इनको अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, तो इसके बाद अशोक ने अपना खुद का भी जो है धर्म या फिर धम्म बेसिकली एक टर्म दिया था। उसमें ना जो धर्म है उसमें ड्यूटी का जिक्र किया गया था कि दैट इज योर धर्म, ये आपकी ड्यूटी है, आप एथिकल रहो, आप जो है ट्रुथ बोलो, तो आप नॉन वायलेंट रहो, चोरी वगैरह ना करो। तो ये सब जो है धम्म के ही एक एस्पेक्ट है, कोई प्रॉपर धर्म नहीं चला दिया उन्होंने, जैसे हिंदुइज्म या सिखिज्म या कोई भी और रिलीजन है। सिर्फ जो है एक आपकी ड्यूटी समझाने के लिए आपको जो शब्द है धम, अशोक धम, ये हम लोगों ने टर्म जो है इस्तेमाल की थी। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स है उन्होंने एम्ब्रेस की, और लास्ट में जो है मतलब बहुत सारे जो एमिसरीज हैं उनको भेजा गया था अलग अलग एरियाज में, सो दैट दीज टीचिंग्स कुड ऑल्सो प्रोलिफरेट टू अदर एरियाज, जिसमें आपका श्रीलंका, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया ये सब भी आता है। तो मतलब चाइना, श्रीलंका, म्यांमार, इन सब एरियाज तक भी जो बुद्ध के द्वारा भेजे गए एमिसरीज हैं वो गए थे। दैट्स वाई बुद्धिज्म वॉज प्रमोटेड एंड प्रोलिफरेटेड एट अ लार्ज स्केल ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। ओके, एंड यस, हिस्टोरियंस ने उनको बहुत एक ना अच्छा नाम दिया था जिसका नाम था ग्रेट कम्युनिकेटर, क्योंकि ना वो हर चीज लोगों को बताते थे। आपके एरिया में ना बहुत सारे जो अशोक के एडिक्ट्स हैं वो मिले थे, जैसे कि उस पर लिखा था कि भाई राजा का ये रूल है, राजा का ये रूल है, और आपने ये सारी बातें माननी है। तो ये सारे जो एडिक्ट्स में इंस्क्रिप्शंस लिखी गई थी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बताती है हमें दैट राजा की इंस्ट्रक्शंस क्या हैं लोगों के लिए। So that is why he was kind of communicating with the people of that empire। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। एंड वो सारे पिलर्स वगैरह बनाने, इंस्क्रिप्शंस लेकर आनी, केव्स वगैरह बनवानी, तो उन सब में अशोक का टाइम जो है काफी ज्यादा फेमस था। ये जो सारी इंस्क्रिप्शंस है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई थी मैक्सिमम टाइम्स जो है, एंड द स्क्रिप्ट इज ब्रह्मी। देखो ब्रह्मी इज बेसिकली स्क्रिप्ट, जैसे हिंदी इज अ लैंग्वेज बट इसकी जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है, जैसे पंजाबी इज अ लैंग्वेज बट जो स्क्रिप्ट है वो गुरुमुखी है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्क्रिप्ट है ब्रह्मी और लैंग्वेज है प्राकृत। तो मैक्सिमम जो एडिक्ट्स हैं वो आपके इसी लैंग्वेज में है, ताकि सभी लोगों को समझ में आए। प्राकृत वॉज द काइंड ऑफ लैंग्वेज ऑफ ऑल मॉडर्न एम्पायर वाला एरिया, है ना। ठीक है,
चलिए, और यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक मैप दिया हुआ है जिसको आपने देखना है। जैसे यहाँ पर मिलिए मेजर रॉक एडिक्ट्स, मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी रॉक एडिक्ट्स हैं जिसमें काफी ज्यादा काम की बातें, सिग्निफिकेंट बातें लिखी हुई हैं। इसमें आपका जैसे ये मनेसरा वाला एरिया, कंदाहर अफगानिस्तान वाला एरिया, गिरनार गुजरात में है, कलसी वाला एरिया और धौली, ये सारे एरियाज में बहुत मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं हमें। इसके अलावा छोटे वाले भी मिले हैं, जैसे बैरत में, मस्की में, ब्रह्मगिरी में, ये मिले हैं। लेकिन साथ में कुछ केव इंस्क्रिप्शंस भी हैं, मतलब गुफाओं के अंदर भी चीजें हम लोगों ने इंस्क्राइब की हुई हैं। दैट्स बराबर केव्स, बराबर हिल्स जो है उसमें बराबर केव्स अशोक ने बनवाई थी, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स को रहने के लिए इन्होंने दी थी। और साथ में कुछ जैसे 4 बुद्धिस्ट केव्स थी बराबर हिल्स में, और साथ में नागार्जुनी हिल्स भी थी, तो वहां पर भी 3 केव बनवाई गई थी फॉर ऑल अदर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, है ना। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है, मैप में दी हुई हैं। तो ये मनेसरा, कंधार, किरनार और धौली, ये सारे आपके मेजर रॉक एडिक्ट्स वाले हिस्से हैं। ओके, तो बस ये बात ध्यान रखेंगे। और एक पिलर एडिक्ट भी है, मेरठ में मिला है, सारनाथ में मिला है। सारनाथ का लायन कैपिटल जो नहीं, हमारा सत्यमेव जयते वाला जो सिंबल है, वो सारा का सारा सारनाथ वाले पिलर में से हम लोगों ने लिया है। सत्यमेव जयते हम लोगों ने बस ऐड किया है उसमें, है ना, तो बाकी सारा एज इट इज है सारा। तो ये सारे पिलर्स भी मिले हैं हमें। इसके अलावा जो अशोक है उनको हम देवनाम पिय, पियदसी भी कहते थे। देवनाम पिय मतलब बिलव्ड ऑफ गॉड्स, मतलब राजाओं, राजा एक ऐसा है जो भगवानों के द्वारा प्यारा है, देवताओं के द्वारा मतलब काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। एंड द सेकंड पियदसी इज बेसिकली वन हु रिगार्ड्स अदर्स विद काइंडनेस, मतलब कि औरों से वो बहुत अच्छे से, काइंडनेस से पेश आते हैं और ज्यादा वायलेंट तरीके से पेश नहीं आते हैं। और ये सब हुआ है कब? कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है। उससे पहले जो है काफी सिचुएशन खराब थी। ओके, इसके अलावा अभी इसमें देखो ये भी लिखा हुआ है कि ना, मतलब जितनी भी डिस्क्रिप्शन मिली है उसमें सब ना ये जानने को मिलता है कि ना जो अशोक थे वो काफी ज्यादा ना, मतलब नॉन वायलेंट बेनिवलेंट एक राजा थे, ये दिखाने की बहुत कोशिश की गई है। तो सिंपली जो है ना, मतलब इतिहास मुझे कैसे याद करेगा, वो सारे जो झलक है वो दिखती हैं सारी इंस्क्रिप्शंस में। ओके, इसके अलावा यस, सदर्न किंगडम्स वर नॉट द पार्ट ऑफ मॉडर्न एम्पायर, वी नो दैट। एंड बट अशोक जो, उन्होंने उनके वेलबींग के सपोर्ट के लिए भी काफी कुछ काम किया था। मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई आप हमारे एरिया में अंडर में नहीं आते हैं तो आपके प्रति हमारा कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। ड्यूरिंग डिजीज, ड्यूरिंग हंगर, काफी सारे जो चीजें हैं वो अशोक की तरह प्रोवाइड करवाई गई थी। ठीक है, तो इसमें मेडिकल केयर आती है फॉर पीपल एंड फॉर एनिमल्स बोथ। और प्रोहिबिटिंग हंटिंग, इन्होंने हंटिंग को भी प्रोहिबिट किया था, क्रूल्टी टू एनिमल्स को खत्म किया था। और इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर देम व्हेन नेसेसरी, ये सब भी उनके ही सारे आदेश थे। ठीक है, तो ये सारे आदेश हैं। अब देखो अगर हम ऊपर देखें, अच्छा इसमें अलावा इन्होंने रेस्ट हाउसेस भी बनवाए थे, वेल्थ बनवाए थे, कुएं जगह जगह पर, मतलब काफी मेन रोड्स पर अगर आप जा रहे हैं तो रास्ते में कुएं हैं ताकि आप प्यासे ना हो, तो पानी पीने के लिए है वो। इसके अलावा काफी सारे पेड़ लगवाए जिनपे फ्रूट्स लगते थे, जिनपे छांव आती थी, ताकि लोग जो है चलते फिरते खाते रहे इनमें से फ्रूट्स वगैरह। तो काफी सारे ये हैं। और ही ऑल्सो क्लेम टू इनकरेज ऑल सेक्ट्स, मतलब कि सारे जैसे बुद्धिस्ट, जैन धर्म और जितने भी आजीविका सेक्ट था उस टाइम पर, तो चरवाक सेक्ट था। तो ये सारे जो एरियाज, इन सेक्ट जो थे उनको भी काफी ज्यादा प्रमोट किया गया था बाय अशोक। ऐसा नहीं था कि सिर्फ बुद्धिज्म को ही प्रमोशन मिल रहा था, बाकी सबको प्रमोशन भी मिल रहा था। ठीक है, ये आपका एक वो है, अशोक की रॉक एडिक्ट है गिरनार में, गिरनार में गुजरात में। ठीक है, और जो है ये टोपरा अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन है नियर दिल्ली, ये आपका पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये आपका मेजर रॉक एडिक्ट है। ठीक है, तो गिरनार हमने देखा था, कंधार हमने देखा था, धौली, कलसी, ये मनेसरा, ये 5 जो है आपकी मेजर रॉक एडिक्ट्स आपने ध्यान रखनी है। कई बार मेंस में क्वेश्चन लिखना पड़ जाए तो इन सब चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो बस ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अशोक का जो धर्म है वो धम्म है बेसिकली प्राकृत में। तो अशोक के द्वारा एक धम्म पॉलिसी जो है वो शुरू की गई, जैसे अशोकास धम्म कहते थे हम लोग। बट इसमें बेसिकली क्या है ना, सिंपल वर्ड्स में बस ये है कि आपको अपने सारे कामों के लिए ट्रुथफुल रहना है, मतलब कि धर्मा इज योर ड्यूटी, आपका कर्तव्य, आपका धर्म क्या है, लॉ को मानना, वायलेंट ना होना, ट्रुथ बोलना, ऑर्डर में काम करना और एथिकल रहना। और आपने अपना जो पूरा का पूरा जीवन है वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग जीना है, रितम के अकॉर्डिंग जीना है, विच इज अगेन नॉन वायलेंट इन नेचर। तो ये अशोक के धम्म के डिफरेंट फीचर्स हैं जो अपने को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा धर्म ना बेसिकली आया ही यहाँ से कि धर्म इज बेसिकली योर ड्यूटी, ये आपका धर्म है, आपने ये कर्तव्य है बेसिकली आपका। ये जो ये धर्म शब्द हम इस्तेमाल करते हैं ये काफी
अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हम करते हैं, बट जो एक्चुअल मीनिंग है धर्म का, दैट्स योर ड्यूटी। ठीक है, तो कई बार हम ये भी कहते हैं कर्म ही धर्म है, तो ड्यूटी इज किंग, ड्यूटी इज गॉड, तो वो सब एक ही है बेसिकली, है ना, तो दोनों चीजें एक में ही समा जाती हैं वो। इसके अलावा पूरा का पूरा ये सारा दिया हुआ है इसमें, सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई ये इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या था, कि भाई राजा का ये रूल है, राजा को आपने ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो दिए हैं राजा ने वो फॉलो करने हैं, वो सारी बातें जो है इसमें लिखी गई हैं। ये बोला गया कि क्रिमिनल नहीं बनेगा, कोई क्राइम नहीं करेगा, क्राइम करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, है ना, तो वो सारी बातें इसमें लिखते थे, हर एडिक्ट में आपको मिल जाएंगे। तो इसके बाद जब अशोक की डेथ हुई, उसके 50 साल बाद तक जो मौर्यन एम्पायर है वो थोड़ा सा डटा रहा, लेकिन क्योंकि बाद में बहुत सारे जो रूलर्स थे वो इतने एफिशिएंट नहीं बन पाए, और धीरे धीरे करके चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, बिंदुसार के बाद और अशोक के बाद उनके जो बेटे दशरथ थे वो बने थे राजा, बट वो बहुत इनएफिशिएंट रूलर्स में से मतलब आगे काफी ज्यादा और चलते हैं, और इसीलिए 185 बीसीई के आसपास काफी सारे जो इतने बड़े किंगडम में छोटे 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 राज्य हुआ करते थे, इन सब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि भाई हम तो अलग किंगडम्स हैं और अपना इंडिपेंडेंटली सारे रूल्स वगैरह बनवाएंगे, एंड दैट्स हाउ द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर वाज देयर। जैसे कल मगध एम्पायर में डिक्लाइन किया था, जिसमें हमने बात की थी कि जो रूलर्स है वो इनएफिशिएंट थे, इनएफिशिएंट रूलर्स का होना, ट्रेजरीज का ना भरा हुआ होना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होना, जो है षड्यंत्र रचना बाय मिनिस्टर्स, तो ये काफी सारी जो चीजें हैं, या इन्वेजन हो जाना बाहर से, ये सब चीजें रोल प्ले करती हैं किसी भी किंगडम के डिक्लाइन में। तो ये सब चीजें मौर्यन एम्पायर के टाइम पर हुई। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आता है दैट हाउ वाज द लाइफ इन मौर्यन एम्पायर, कैसी लाइफ थी उनकी, तो लाइफ को पता करने के लिए दो तीन बुक्स हैं हमारे, जैसे अर्थशास्त्र बुक है हमारे पास, मेगास्थनीज की इंडिका बुक है। इसमें बताया गया है कि जो पाटलिपुत्र सिटी थी ना, उसमें बहुत बड़े बड़े पैलेसेस थे, पब्लिक बिल्डिंग्स थी, वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स थी, ऑर्गेनाइज्ड था टैक्सेशन सिस्टम सारा का सारा। इसके अलावा जो है ब्रिस्क ट्रेड था, ट्रेजरी रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग, फ्यूलिंग द एम्पायर्स ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफी ज्यादा अच्छा था, मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस अपना सही ढंग से काम कर रहे थे, तो जो जो लोगों के पास काम था वो सारा काम बढ़िया तरीके से निभा रहे थे। दैट्स हाउ द लाइफ इन द मॉडर्न पीरियड वाज। ठीक है, इसके अलावा एक ना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली है हमें, ये वाली जो मिली है कहाँ पे, सोहगौरा में। सोहगौरा जो है इस एरिया में हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिली है, मतलब कॉपर की प्लेट पे चीजें लिखी हुई हैं। वो दर्शाते हैं कि भी 4th to 3rd सेंचुरी बीसीई के आसपास जो उस टाइम पर मौर्यन एम्पायर था, ये दिखाते हैं कि भाई अर्लीस्ट नोन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। ये उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है, जो मौर्यन एम्पायर का मतलब गढ़ सा माना जाता था, तो यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन मिली है वो ये दिखाते हैं कि भाई सबसे पहला सोर्स है ये पूरी हिस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन के अच्छे होने का। और पहले था एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा, बट उसके सोर्स हमारे पास नहीं थे, उसका हमें पता नहीं था कि एक्चुअल में था या नहीं था, वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट, बट इसका सोर्स हम लोगों को मिल गए हैं। ठीक है, एक तो ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई है, ब्रह्म स्क्रिप्ट है, और अगेन इट इज बिलीव टू बी इशूड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है जो सोहगौरा इंस्क्रिप्शन है वो कैसी है, कॉपर प्लेट है, रॉक है, पिलर है, या किसने इसको लिखा था, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक, तो ये सारी चीजें जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, जो ये दिखाती हैं दैट मौर्यन एम्पायर इतना ज्यादा फ्लरिश कर रहा था अपने टाइम में। ठीक है, इसके अलावा जो है ग्रीनरीज बनवाई गई थी ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए इसी पूरी एरिया में, इस पूरे जो है ना ये आपका ये कॉपर प्लेट डिस्क्रिप्शन जहां मिली है उसमें आपको बहुत सारी ग्रीनरीज मिलेंगी, दिखाता है कि भाई फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करने के लिए राजा जो है वो काम करता था। ओके, इसके अलावा मेगास्थनीज का जो बुक है वो बताता है हमें सोसाइटी कैसी थी, जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व ज्यादा थी, आर्टिसंस थे बट इतने नहीं थे जितनी पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में थी। हर साल जो है 2 क्रॉप लगाई जाती थी, क्योंकि बारिश सर्दियों में भी हो रही है, बारिश गर्मियों में भी हो रही है, तो इसीलिए फूड सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी थी। जो ग्रेनरीज हैं वो वेल स्टॉक्ड थी, कि अगर बाय चांस इमरजेंसी आ जाए तो हमारे पास ये ना हो कि खाने के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लिए चीजें हमारे पास हों। ठीक है, और अगर वॉर भी हो जाता था तो जो फार्मर्स हैं उस पूरे एरिया के, दे वर प्रोटेक्टेड सो दैट एग्रीकल्चर इज नॉट गेटिंग हार्म्ड फ्रॉम दैट वॉर। ओके, तो ये सारी बातें मेगास्थनीज इंडिका में लिख के गए हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला जो सिटीज हैं वो वेल प्लान्ड थी। इसके अलावा साइनेज ऑन द स्ट्रीट कि भाई ये रास्ता यहाँ जाता है, ये रास्ता वहां जाता है, तो प्रॉपर पूरा एक सिस्टम था, जैसे आज हम लोग देखते हैं
कम्युनिकेशन होती थी थ्रू कुरियर्स हु कैरिड मैसेज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पर्सन्स जो थे वो लेकर जाते थे सारे मैसेजेस को, और ऐसे जो कम्युनिकेशन थी वो सेटअप की गई थी। जो घर थे वो वुड के बने हुए थे जनरली, और 2 स्टोरीज थे, तो स्टोन कम इस्तेमाल होता था, वुड ज्यादा इस्तेमाल होती थी, क्योंकि एरिया में जंगल बहुत थे और टिम्बर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा जो स्ट्रीट्स हैं उनके पूरे आसपास में वेसल्स रखे होते थे, सो दैट जो लोग हैं उसको इस्तेमाल कर सके अगर फायर हो जाती है तो, है ना। तो जनरली अगर फायर लग भी गई है तो ये सारी चीजें जो है वो यूज होती थी टू सप्रेस दैट फायर। तो ये सारी बातें भी इंडिका में लिखी हुई हैं। कॉटन की ड्रेस पहनते थे लोग, ये बताया हुआ है, लेकिन साथ ही जो है कुछ लोग लेदर के शूज भी पहनते थे, तो ये भी बात ध्यान रखनी है। कई बार क्वेश्चन आता है कि भी लेदर की जो अवेलेबिलिटी है क्या मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे थी, तो आंसर इज यस। लेदर शूज पहनते थे जस्ट टू मेक देयर हाइट थोड़ा सा ज्यादा, अदरवाइज देयर वाज नो काइंड ऑफ फैशन इन दैट टाइम। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ ना फीचर्स हैं इनके आर्किटेक्चर और कल्चर वाइज। सबसे पहले है ये वाला, ये है आपका सारनाथ पिलर का जो सबसे ऊपर का लायन कैपिटल। जैसे सारनाथ पिलर ना ऐसे है, इस तरीके से, यहाँ पर कुछ इंस्क्रिप्शन यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ यहाँ है, फिर ये ऐसे बेल शेप्ड सा बनाया हुआ है ये वाला पोर्शन, फिर ये ऊपर ऐसे धर्म चक्र परिवर्तन और 4-5 जो इसमें एनिमल्स हैं वो इनग्रेव किए हुए हैं, और फिर यहाँ पे जो है 4 बुल्स हैं, 4 लायंस हैं, सॉरी नॉट बुल्स। ठीक है, तो ये सारनाथ का पूरा पिलर था। इसकी जो इसको हम बोलते हैं कैपिटल, इसको हम बोलते हैं लायन कैपिटल। अगर यहाँ पर बुल होता तो उसको हम बुल कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल इज बेसिकली टॉप पोर्शन, है ना, हेड बोल लो, टॉप पोर्शन बोल लो। तो इसको हम लोगों ने जो है नेशनल सिंबल के तौर पर भी इस टाइम पर अपनाया हुआ है, और नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते, कि भी सत्य की ही जीत होती है। ओके, तो ये सारनाथ का जो पिलर है वो हमें पूरा एरिया बताता है कि भी कैसा था क्या नहीं था। बहुत ही ज्यादा वेल पॉलिश्ड जो ये पूरा पिलर था वो था, और अभी तक भी जो है इसकी पॉलिशिंग की चमक जो है गई नहीं है। पत्थर को घिस घिस के जो है इसको पूरा बढ़िया पॉलिश किया गया था, तो अभी तक ही चमक रहा है। ठीक है, तो ये आपकी जो है अशोका ने इसको सारनाथ में इरेक्ट करवाया था, वाराणसी में। इसके अलावा जो जहाँ पर मतलब सारनाथ में क्यों, क्योंकि बुद्ध ने यहाँ पर अपना फर्स्ट टीचिंग लोगों को दिया था आफ्टर एनलाइटनमेंट। इसके अलावा ये जो है 4 लायंस हैं, ठीक है, ये दिख 3 रहे हैं बट एक पीछे भी है इनके। इसके अलावा जो ये नीचे है यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन बना हुआ है, जो ये दिखाता है द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, है ना, द व्हील विच सिंबलाइजेस बुद्धास टीचिंग। इसके अलावा यहाँ पर आपके 4 एनिमल्स हैं, जैसे एक धर्म चक्र परिवर्तन वाला वो है अपना सिंबल, उसके बाद एक एनिमल है बुल, उसके बाद एक और सेम सिंबल है ये वाला चक्कर वाला, फिर है एलिफेंट, फिर है बुल एलिफेंट हॉर्स एंड लायन। ये 4 एनिमल्स इसमें मतलब जो है आपको इस पूरे इसमें दिख जाएंगे। तो ये सारनाथ का पिलर इंस्क्रिप्शन है जो हमें अशोक के बारे में काफी सारी चीजें बताता है, सारनाथ में ही क्यों है ये भी हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा ये सारे देखो आर्किटेक्चर में भी काफी ज्यादा फेमस थे मौर्याज। जैसे ये है टेराकोटा की फिगरीन है डांसिंग गर्ल की। टेराकोटा मतलब आपका ये जैसे मिट्टी का बना हुआ है सारा सारा सब कुछ। ये इसका जो हेयर स्टाइल है, इसकी जो ड्रेस है, इसकी जो ज्वेलरी है, वो काफी ज्यादा ये दिखाती है कि उस टाइम पर जो ग्रीक इन्फ्लुएंस था ना वो काफी ज्यादा था यहाँ पे लोगों का। तो ग्रीक की जो रानियां महारानी जैसे रहती थी वही लोग जो है यहाँ पर कॉपी करते थे। तो ये बेसिकली टेराकोटा फिगरीन हमें मिला है यहाँ पे। इसके अलावा टेराकोटा फिगरीन ऑफ फीमेल डेटी, एक देवी का पूरी मूर्ति है ये। इसके अलावा ये है देखो फीमेल डेटी यक्षी होल्डिंग अ फ्लाई विस्क। जैसे फ्लाई विस्क तो मक्खियां भगाने का काम आता था, लेकिन सिर्फ मक्खियां भगाने का काम नहीं आता था, ये ना राजा रानी जो है जो बड़े ओहदे के लोग होते थे वो इसको कैरी करते थे। इसको ना जैसे दीदारगंज यक्षिनी भी कहते हैं, दीदारगंज में मिली है बेसिकली ये। तो बहुत ही ना ऐसे ये है कि कई सारे एरियाज में जो धोबी पूरा अपना काम कर रहे थे, कपड़े धो रहे थे, तो किसी की नजर पड़ी किसी पत्थर पे, तो उससे वो जो है पूरा कपड़े धोने लग गए, ऐसे जो मारते नहीं ऐसे कपड़ों को धोने के लिए। फिर किसी किसी की नजर पड़ी यहाँ पे कि अरे तो कुछ अलग सा ही पत्थर सा, अलग सा ही कुछ स्टोन सा है ये, तो इसको जब दोबारा से आसपास के एरिया में खुदाई वगैरह करवाई गई तब जो है ये सबसे प्यारी जो एक मूर्ति टाइप सी है वो मिली। इतनी बढ़िया पॉलिश है कि इतने सालों बाद भी इसकी चमक गई नहीं है। तो दीदारगंज यक्षिणी के नाम से बड़ी फेमस है ये मूर्ति। इसके अलावा टेराकोटा की सप्त मातृकाज, सप्त मातृका मतलब जो है 7 गॉडेसेस। तो ये दिखाता है कि उस टाइम के जो लोग हैं वो पूजा पाठ तंत्र मंत्र इसमें भी विश्वास करते थे। 7 मदर गॉडेस कंटेनिंग ट्रेडिशन, है ना, सप्त मातृकाज है ये। इसके अलावा हेड ऑफ टेराकोटा हॉर्स है, तो ये हॉर्स का फिगर भी मिला है। तो एक तरीके से क्या है ना कि काफी आर्किटेक्चरल
आर्ट एंड क्राफ्ट में काफी अच्छा था मॉडर्न एम्पायर वाला टाइम। स्तूपाज हैं, जो बुद्ध के जो रेलिक्स थे, जो अवशेष थे, वो रखने के लिए स्तूप बनवाए गए थे। तो पहले ये वुड के बनवाए गए थे, बाद में इसको जो है स्टोन में कन्वर्ट किया गया था बाय डिफरेंट डायनेस्टी। सातवाहनों ने बेसिकली कन्वर्ट करवाया था, बट जो अशोक है उन्होंने इस पूरे आर्किटेक्चर को बनवाया था। ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, दैट्स सिंबलाइजिंग द अंडा। अंडा इज बेसिकली द कॉस्मिक वूम्ब, यूनिवर्स को दर्शाता है ये, जिसमें बुद्धा के रिलिक्स रखे हुए हैं, जो कि बुद्धा की टीचिंग्स को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो ये सारे बढ़िया स्तूप बनवाए गए, स्टार्टिंग अशोक ने करवाई थी, उसके बाद धीरे धीरे चीजें जो है वो मॉडिफाई होती गई बाय डिफरेंट डायनेस्टीज। ठीक है, एक तो ये सारा। इसके अलावा एक रॉक स्कल्पचर मिला है लाइफ साइज एलिफेंट का, धौली में, जो उड़ीसा वाले एरिया में है भी ये, जो कि अगेन बुद्धा को सिंबलाइज करता है, विच इज वेरी इंटेलिजेंट, पावरफुल, पेशेंट एंड काम। तो जो एलिफेंट है उनको दिखाया जाता है दैट द काम नेचर ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो ये सारे आर्किटेक्चरल वाइज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा जो ये देखो, ये हमने सत्यमेव जयते लिख दिया है नीचे, और दैट इज नाउ आवर नेशनल सिंबल। सत्यमेव जयते जो मोटो है, ये लिया गया है फ्रॉम अन उपनिषद जिसका नाम है मुंडक उपनिषद। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, दैट ट्रूथ ओनली ट्रायम्फ्स नॉट फॉल्सहुड। झूठ हमेशा हारता है, सच हमेशा जीतता है, इसका मतलब ये है हमारे पास। चलिए, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा अब इसमें देखो सब कुछ दिया हुआ है कि यार क्यों एम्पायर जो है वो इतने ज्यादा मतलब खत्म हो जाते हैं, वाई डिक्लाइन। अब डिक्लाइन के अलग अलग रीजन हम लोगों ने देखे हैं। पहली बात तो जो है ना, जितने भी आसपास के रीजनल किंगडम्स होते हैं, रीजनल किंगडम्स जो होते हैं ना बिल्कुल आसपास के, वो चाहते हैं दैट विल बिकम इंडिपेंडेंट। तो बार बार से अटैक करते रहते हैं, दूर जाते रहते हैं, वॉरफेयर के लिए तैयार होते रहते हैं, टैक्सेशन जो है वो नहीं देते हैं। तो एक तैयारी सी करते रहते हैं दैट विल बी इंडिपेंडेंट। तो वो कहीं ना कहीं जो यूनिटी है उसको तोड़ देता है पूरे किंगडम की। पहला चीज ये हो सकता है। इसके अलावा जो एम्परर है उसको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं फॉर मिलिट्री कैंपेन, और कई बार जो है ड्रॉट का टाइम होता है, कई बार फेमाइन का टाइम होता है, तो उसके पास वो रिसोर्स अवेलेबल होते नहीं है। दैट्स व्हाई द एम्परर इज नॉट एबल टू एक्सपैंड हिज एम्पायर और टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन्स। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो लोकल रूलर्स हैं उन पे पर ज्यादा फिर बर्डन पड़ जाता है कि भाई अब राजा के पास तो ट्रेजरी खत्म हो चुकी है, तो आसपास के लोग जो है वो सहायता करते हैं कि भाई हम जो है हेल्प कर देंगे ये सारा। इसके अलावा जो उसके आने वाले अदर राजा हैं वो सारे वीक हैं। ठीक है, जिसको जो दूर दूर वाले एरिया के रीजनल किंगडम्स के हेड हैं उनको टैक्स देने से मना कर देते हैं कि भाई ये कितना वीक रूलर है, क्या ही कर लेगा हमारा, है ना, तो अटैक तो हम पे करेगा नहीं, तो वाई टू वेस्ट आवर मनी, वाई टू गिव द टैक्सेस। तो ये सारे रीजंस हैं, है ना। साथ में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए विद द नेचुरल कैलेमिटीज, तो ये सब जो है पूरे के पूरे एम्पायर को मतलब हिला के रख देता है। तो ये सारे रीजंस बनते हैं किसी भी एम्पायर के स्ट्रांग होने में या फिर उसके खत्म हो जाने में। सो दैट्स हाउ मॉडर्न एम्पायर वाज एंडेड। स्टार्टिंग में महाजनपद हैं, फिर आपके नंद डायनेस्टी आई है, और आपका ये पूरा मॉडर्न एम्पायर 185 बीसीई तक पूरा का पूरा जो है वो खत्म हो चुका है। अब इसके बाद धीरे धीरे और एम्पायर्स आएंगे जो रीजनली किंगडम्स अवेलेबल हुए हैं ना अभी, तो उनकी हिस्ट्री अब आएगी हमारे पास। बट वी नो दैट मॉडर्न एम्पायर कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, क्या अशोक की पॉलिसी थी, क्या चंद्रगुप्त मौर्य की पॉलिसी थी, आर्किटेक्चर लेवल पर कितना ज्यादा अच्छा था यहाँ पे चीजें, सोशल लाइफ कैसी थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। तो ये सारी बातें जो है आई थिंक मॉडर्न एम्पायर के लिए हमारी सारी की सारी सही साबित होती है। ओके, इसके अलावा अगर आप लोगों ने मॉडर्न एम्पायर के बारे में पढ़ना है तो विल डिस्कस दैट इन डिटेल, बट इन एडवांस कोर्सेस। ये एनसीईआरटी बैच है हमारा, बहुत डिटेल हम नहीं जा रहे हैं, बहुत बिल्कुल नहीं, अभी तो हम लोग टाइमलाइन ही समझ रहे हैं, और टाइमलाइन के साथ थोड़ा थोड़ा चीजों को मतलब याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम एडवांस कोर्स में ऐसे ना बैठे हो कि यार ये पता नहीं क्या ही बोले जा रहे हैं, तो ऐसा हमें फीलिंग ना आए। तो इसी वजह से जो है हमने ये सारा चीजें डिस्कस करी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इसमें परेशानी है, कोई भी अगर आपको दिक्कत फील होती है, सो प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।